आईपीएल 2026 का मैच नंबर 47 जो कि मुंबई इंडियंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के बीच में खेला जाएगा वानखेड़े स्टेडियम मुंबई के उस मैदान पर, जो कि मुंबई इंडियंस का अपना होम ग्राउंड तो है ही, साथ ही साथ यहां पर 5 मुकाबले ऑलरेडी खेले जा चुके हैं। और जैसा आपको पता होगा कि वानखेड़े के इस मैदान पर लाल मिट्टी की पिच मिलती है, तो वहां पर एक चीज जो देखनी बाकी रह जाती है इस वीडियो के बाद, जो आपको टेलीग्राम के चैनल पर आपको मैं बताऊंगा टॉस के बाद कि जो पिच मिलेगी वो यूज्ड पिच है या फ्रेश पिच है, साथ ही साथ उस पिच के ऊपर घास कितनी है और ओस आने के चांसेस कितने हैं। तो उसके लिए तो सबसे पहला काम आप करिए कि जाकर के टेलीग्राम और व्हाट्सएप को ज्वाइन जरूर कर लीजिए। दोनों ही वो चैनल्स हैं जहां पर टॉस के बाद के आपको सारे अपडेट्स मैं प्रोवाइड करवाता हूं। नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक आपको उसका मिल जाएगा। लेकिन दोनों ही टीमों की अगर हम बात कर ले यहां पर, तो मुंबई की टीम अभी तक इस सीजन के दौरान कुल टोटल 9 मुकाबले खेल चुकी है, जीती केवल 2 है। वहीं अगर बात करें लखनऊ की टीम की, तो ये भी 8 मुकाबले खेल करके केवल 2 मैचेस जीती है। और इन दोनों ही टीमों का पिछले कुछ मैचेस बहुत ही खराब गए हैं। मुंबई इंडियंस की टीम लगातार 3 मैचेस हार करके यहां पर पहुंची है, जबकि वहीं पर लखनऊ की टीम के हालात तो और भी खराब हैं। ये लगातार अपने पिछले 5 मुकाबले हारी है। हालांकि लास्ट वाला मैच जो इन्होंने कोलकाता के खिलाफ खेला था वो सुपर ओवर में गया था, टाई होने के बाद उसको भी ये टीम हार गई। तो जिस तरीके की बुरी सिचुएशन इन दोनों टीमों की चल रही है, निश्चित तौर पर कोई एक ऐसी टीम इन दोनों में से होगी जो आज अपनी जो लूजिंग स्ट्रीक है उसको तोड़ते हुए दिखाई पड़ेगी। 4 मई को शाम को 7:30 बजे वाले इस मैच में, और जैसे ही 7:30 बजे वाले किसी मैच की बात आती है और जो फिलहाल अभी कंडीशंस चल रही हैं, वेदर कंडीशंस की यहाँ पर मैं बात करूँ, पूरे भारत के अंदर जबरदस्त तरीके की गर्मी पड़ रही है। और जो ये मुंबई का मैदान है वानखेड़े स्टेडियम, या वैसे भी अरेबियन सी के किनारे है, तो वहां से जो सी ब्रिजेस चलती हैं शाम के दौरान 7:30 से 8 बजे के दौरान, इस लाल मिट्टी की पिच पर वो तेज गेंदबाजों को थोड़ी बहुत सीम की मूवमेंट तो प्रोवाइड करवाएगी ही कराएगी, साथ ही साथ हवा में स्विंग भी कराएगी। लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा वैसे वैसे ये जो है स्पिनर्स को भी थोड़ी बहुत ग्रिप प्रोवाइड करवाती है। क्योंकि अगर आप पिछले करीब यहाँ पर 13 मैचेस के आंकड़े देखें स्पिन और पेस के, तो जो स्पिनर्स को टोटल 65 विकेटें मिली हैं, उसमें से 27 विकेटें पहली इनिंग में, 38 विकेटें सेकंड इनिंग में। हालांकि सेकंड इनिंग में ओस आने के भी चांसेस यहाँ पर लगभग तय होते हैं कि सेकंड इनिंग में ड्यू गिरेगी। उसके बावजूद सेकंड इनिंग में स्पिनर्स थोड़ी सी ज्यादा कामयाबी ले पाते हैं। लेकिन अगर यही जो ओस आने के चांसेस हैं वो पूरी तरह से गायब हो जाए, सेकंड इनिंग के अंदर ओस ना गिरे, तो कोई भी टीम यहां पर सेकंड बैटिंग करके मैच को जीतना उसके लिए काफी मुश्किल हो जाता है, जो कि निश्चित तौर पर होगा नहीं, क्योंकि ह्यूमिडिटी बहुत ही ज्यादा है। और ओस अगर सेकंड इनिंग के दौरान थोड़ी कम भी आए तो जो प्लेयर्स को पसीने भी होंगे ना, उसकी वजह से भी गेंद को ग्रिप करना मुश्किल हो जाता है। और इसी वजह से इस मैदान पर चाहे ओस आए या ना आए, यहां पर हमेशा कोई भी टीम गर्मी के मौसम में खास करके, जो कि अरेबियन सी के किनारे है, तो वहां पर कोशिश यही करती है कि टॉस जीत करके पहले फील्डिंग करे। और इन पिछले 13 मुकाबलों में स्पिन के बारे में तो आपने जान लिया। पेसर्स के भी आंकड़े अगर आप देखें तो 80 विकेटें जो टोटल मिली, उसमें से 51 विकेटें पहली ही इनिंग के अंदर आ गई हैं। और उन 13 मैचेस में से 7 बार पहले बैटिंग करने वाली टीमें, तो 6 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें भी जीती हैं। ये तो पूरा मिला जुला करके पिछले 13 मैचेस की हम बात कर रहे थे। लेकिन अभी रिसेंट के आईपीएल के अंदर जो टोटल 5 मुकाबले खेले गए हैं, उसमें पहला वाला मुकाबला केकेआर के खिलाफ एमआई ने 220 का स्कोर चेज करके जीता। फिर सेकंड वाले मैच में आरसीबी ने 240 बना दिए, एमआई की टीम वहां पर 222 तक ही पहुंच पाई। और यहां पर 195 के जवाब में पंजाब ने 198 रन बना करके मैच को 7 विकेट से जीत लिया। यहां पर सीएसके के 207 के जवाब में मुंबई इंडियंस की टीम 104 रन बना करके ऑल आउट हो गई। यहां पर सेकंड इनिंग के अंदर अगर आप देखें तो 6 विकेटें स्पिनर्स को मिली। और उसके अलावा एमआई के 243 के स्कोर को भी चेज करते हुए एसआरएच ने यहां पर 249 रन बना करके 4 विकेट पर मैच को 6 विकेट से जीत लिया। यानी कि आखिरी के 5 मैचेस में से 3 बार बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें जीती हैं। और जब 2 बार ऐसा मौका आया है कि बैटिंग सेकंड करने वाली टीमें हारी हैं, तो वो हारने वाली टीमें एमआई ही रही है, जिसकी बैटिंग अभी रिसेंट टाइम में बहुत ही बुरी तरह से आउट ऑफ फॉर्म है। और इनको स्पिन खेलने में भी थोड़ी सी दिक्कतें हुई हैं। तो ओवरऑल इस पूरे के पूरे पिच रिपोर्ट का जो कंक्लूजन निकलेगा, जिसमें पावर प्ले के भी अगर आप ओवर्स देखें तो हर एक मैच के अंदर यहां पर जम करके रन बने हैं। केवल इस मैच को छोड़ करके, जहां पर पहली इनिंग का पावर प्ले मुंबई इंडियंस को उतना अच्छा गया था नहीं, वैसे भी इनका टॉप ऑर्डर उतने अच्छे फॉर्म में है नहीं। वरना ओवरऑल हर एक मैच में जबरदस्त जाता है पावर प्ले किसी भी बैटिंग टीम का, यानी कि बैटिंग करने के लिए कंडीशंस यहां पर जबरदस्त हैं। और जो सी ब्रिजेस की बात मैं कर रहा था कि हवा मैदान में आती है समुद्री वाली, तो उसकी वजह से जो स्विंग या सीम की मूवमेंट मिलती है वो मिल तो रही है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि उसकी वजह से बैटर्स को कुछ खास परेशानी हो। और बड़े बड़े स्कोर्स यहाँ पर चेंज हो ही रहे हैं, जैसा कि आप देख पाएंगे। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया, एक और चीज़ जिस पर ध्यान रखना पड़ेगा कि ये जो पिच आज के मैच में यूज की जाएगी वो पहले से भी किसी मैच में यूज की जा चुकी है या नहीं। और फ्रेश पिच होगी तब तो निश्चित तौर पर शुरुआत में तेज गेंदबाजों को मदद मिलेगी और बाद में सेकंड इनिंग में बैटिंग करना और आसान हो जाएगा। लेकिन वही अगर यूज्ड पिच हुई तो बैटिंग सेकंड करना थोड़ा सा मुश्किल यहाँ पर हो सकता है। लेकिन उसमें भी
ओस आने के चांसेस हैं या नहीं, उसका भी अपडेट आपको लेना पड़ेगा और वो अपडेट आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर दूंगा टॉस होने के बाद। और यहीं पर अपनी फ्री टू प्ले फैंटेसी के लिए फाइनल टीम और कॉम्बिनेशन भी सजेस्ट करूंगा, तो जाकर के दोनों को ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम और व्हाट्सएप को। नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में जो पिन किया हुआ कमेंट है, लिंक आपको वहां पर देखने को मिल जाएगा। फिलहाल आगे बढ़िए और बात करें सबसे पहले विजिटिंग टीम यानी कि लखनऊ सुपर जायंट्स की, जिनका बैटिंग ऑर्डर टॉप 3 तो लगभग वही होता है। हालांकि निकोलस पुरन और आयुष बदोनी भी लगातार खेल रहे हैं, मुकुल चौधरी को भी लगातार मौके मिल रहे हैं, और उसके बाद हिम्मत सिंह है, जॉर्ज लिंडे हैं, और इन्हीं दोनों में काफ़ी हद तक चेंजेस होते हुए दिखाई पड़ेंगे। इवन दिग्विजय सिंह राठी, ये दो ऐसे प्लेयर है, जॉर्ज लिंडे, दिग्विजय सिंह राठी, जो कि कई बार अंदर बाहर होते रहे हैं, जिसमें से हिम्मत सिंह भी लगातार पिछले 3-4 मैच से खेल रहे हैं। बाकी जो इनकी बॉलिंग है, मोहम्मद शमी, मोहसिन खान और प्रिंस यादव के रूप में, अगर इनमें से कोई अनफिट ना हुआ तो आपको 100% खेलता दिखाई पड़ेगा। बाकी मोहसिन खान पिछले वाले मैच में इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर अंदर आए थे हिम्मत सिंह की जगह पर, और 5 विकेट आपको पता ही है ले चुके होंगे। और मोहसिन खान के बारे में आपको मैं हमेशा कई बार वीडियो में बता चुका हूं कि अगर इनकी फिटनेस पूरे प्राइम पर हो, अगर ये अपनी फिटनेस को अचीव कर लें, लगातार चोटिल ना हो, तो ये दूसरे जसप्रीत बुमराह हो सकते थे इंडिया के बाएं हाथ के तेज गेंदबाज के तौर पर, लेकिन वो तो फिलहाल हो नहीं पाया। बाकी इनके पास जो बेंच है आप उसको भी देख सकते हैं। और उसके बाद जो पिछले मैच में बॉलिंग करी इन लोगों ने, समी पूरे 4 ओवर करेंगे, मोहसिन खान पूरे 4 ओवर करेंगे, प्रिंस यादव आपको पूरे 4 ओवर करते दिखाई पड़ेंगे, दिग्विजय ने भी पिछले मैच पूरे 4 ओवर किए, और बाकी बचे 4 ओवर लिंडे और मार्करम ने मिलकर के 2-2 ओवर कर करके दिखाए, जिसमें दिग्विजय राठी उतने बढ़िया बॉलिंग फॉर्म में अभी रिसेंट टाइम में रहे नहीं हैं, लेकिन इनकी जो पेस अटैक है वो कमाल के फॉर्म में रही है। और कौन कौन किस किस ओवर में पिछले मैच में बॉलिंग करता दिखाई पड़ा, उसका भी डेटा आपके सामने है। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए करियर के आंकड़े भी आपके सामने हैं लखनऊ के हर एक प्लेयर के। आप देख सकते हैं कि क्या उनका एक्सपीरियंस रहा है T20 फॉर्मेट में इस आईपीएल के शुरू होने के पहले। इस आईपीएल के अंदर जो परफॉर्मेंसेस आई हैं रिसेंट फॉर्म में, आप उसको देखेंगे। और जैसा आपको मैं बता भी चुका हूं शुरुआत में ही वीडियो के दौरान कि 8 मुकाबले ये टीम खेल चुके हैं इस सीजन में, और उसमें से जीती केवल 2 है, बाकी 6 मुकाबले हार गई है। और पिछले 5 मुकाबले टीम बैक टू बैक हार के यहाँ पर पहुंची है। और उसमें से भी जो लास्ट वाला मुकाबला इन्होंने खेला, सुपर ओवर में इनको हार का सामना करना पड़ा अपनी गलत डिसीजन की वजह से, जहां पर इन्होंने निकोलस पूरन को भेज दिया सुनील नारायण के सामने, और वो पहली ही गेंद पर आउट हो गए। और उसके बाद जो दूसरा विकेट था वो भी तुरंत गिर गया, और वहां पर एक भी रन ये टीम सुपर ओवर में बना नहीं पाई। और सामने जब कोलकाता की टीम वहां पर उसको चेज करने उतरी, उसको बनाने एक ही रन थे, और वो टीम मैच को जीत गई। फिलहाल अगर हम रिसेंट फॉर्म की बात करें तो मार्करम काफी ठीक ठाक टच में दिखाई पड़े हैं, हालांकि बड़ी पारी का इंतजार अभी भी इनकी तरफ से है। और वही सेम मिचेल मार्श की बात करें तो ये जरूर रन बनाते तो दिखाई पड़े हैं, लेकिन इनका स्ट्राइक रेट वो एक कंसर्निंग बात रही है इस पूरी लखनऊ की टीम के लिए। काफी धीमी बैटिंग कंपैरेटिवली इन्होंने की है। और वही सेम चीज ऋषभ पंत के भी साथ जाते, जिन्होंने हालांकि पिछले मैच 42 रन बनाए, थर्ड लास्ट मैच में 43 रन बनाए थे। एक हाफ सेंचुरी भी इनकी इस सीजन के दौरान आ चुकी है, और ठीक ठाक फॉर्म में ये भी दिखाई पड़े हैं, लेकिन वो इंपैक्ट नहीं छोड़ पा रहे। और बाकी निकोलस पूरन का तो पूरा सीजन ही खराब गया है। आयुष बदौनी ने भी बीच बीच में कुछ अच्छी पारियां जरूर खेली हैं, और उसके अलावा मुकुल चौधरी ने एक मैच जिताया था अपनी टीम को, हारा हुआ मैच ये 54 नबाद की पारी खेल करके कोलकाता के खिलाफ, उसके बाद भी कुछ अच्छी पारियां खेली हैं। और वैसे भी जहां पर बैटिंग करते हैं ये, वहां पर उससे बड़ी पारी का आप निश्चित तौर पर उम्मीद उतना ज्यादा कर भी नहीं सकते। हिम्मत सिंह ने भी ठीक ठाक पारियां खेली हैं। जॉर्ज लिंडे को जब मौके मिले हैं, उसमें 3 बार जब ये मैचेस खेल चुके हैं इस सीजन के दौरान, पिछले मैच में 1 विकेट निकालने में कामयाबी हासिल की। बाकी मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और मोहसिन खान, ये इनकी जो पेस की तिकड़ी है, इसने कमाल की परफॉर्मेंस पूरे सीजन के दौरान दी। और इसमें मोहसिन खान ने तो पिछले मैच में 5 विकेट ले लिया। बाकी शमी और यादव पिछले वाले मैच में विकेटलेस जरूर गए, लेकिन बॉलिंग लगातार अच्छी कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का पूरा सीजन खराब गया, पिछले 3 मैच से बैक टू बैक विकेटलेस गए हैं। बाकी देखना पड़ेगा कि आज के इस मैच में कोई एक स्पिनर कम करके जॉर्ज लिंडे या दिग्विजय सिंह में से किसी एक को हटा करके, चूंकि मुंबई के मैदान पर मैच है, तो कोई कौन सा पेसर खेलेगा, वो अवेश खान होंगे या मयंक यादव होंगे। मयंक यादव को एक बार मौका मिला, लेकिन कुछ खास कमाल कर नहीं पाए। अवेश खान ने बीच बीच में कुल मिलाकर के जो 5 मुकाबले इस सीजन में खेले, टोटल 5 विकेटें चटकाई, उसमें कहीं कहीं पर 1-2 मैचेस खराब गए, बाकी मैचेस में बढ़िया बॉलिंग करी। और बाकी इनके पास जो और भी ऑप्शन है उसमें से मुझे कोई खेलता तो दिखाई नहीं पड़ रहा, लेकिन चांसेस पूरे हैं या तो मयंक यादव या तो कोई एक खेलेगा, मयंक यादव या अवेश खान में से, और कौन खेलेगा उसका रिसेंट फॉर्म आपके सामने है। बाकी ये जो तीनों और पेसर्स हैं वो तो 100% आपकी फर्स्ट चॉइस होंगे ही एज अ बॉलर। और बैटिंग में जहां तक मुझे सेफेस्ट ऑप्शन दिखाई पड़ रहे हैं तो ये टॉप 3 ही है, जो कि ज़्यादा भरोसेमंद दिखाई पड़ भी रहे हैं। लेकिन उसमें भी अगर आप चाहें तो अपनी जो अलग अलग मल्टीपल टीमें जब अगर आप बनाएंगे फ्री टू प्ले फैंटेसी के लिए, तो रोटेट करके किसी एक टीम में तीनों में से जो तीनों टॉप ऑर्डर के बैटर्स हैं, अलग अलग टीमों में एक एक को ड्रॉप करके, एक टीम में निकोलस पूरन को, एक में आयुष बदौनी को आप ट्राई कर सकते हैं।
और उसी तरह से कोई एक्स्ट्रा स्पिनर भी अपनी टीम में रख सकते हैं। तेज़ गेंदबाज तो आपकी टीम में होने ही चाहिए इस तरीके की पिचेस पर, जिस तरीके के बॉलर खास करके हैं यहाँ पर लखनऊ के पास, जो सीम प्रेजेंटेशन जिनका बहुत ही अच्छा होता है, गेंद सीम पर पूरी तरह से लैंड करती है और अच्छी खासी सीम मूवमेंट इस लाल मिट्टी की पिच पर से ये लोग निकाल पाएंगे। और उसके बाद हेड टू हेड की बात कर लें तो मुंबई के खिलाफ इन लखनऊ के प्लेयर्स में जिसमें मार्करम का बैटिंग एवरेज 36 है, मिचेल मार्श का बैटिंग एवरेज 33 है 4 मैचेस में, जबकि ऋषभ पंत के 18 मैच 408 रन है, केवल 24 का एवरेज है। वहीं पर निकोलस पूरन का बैटिंग एवरेज 28 है तो 21 का एवरेज है। आयुष बदोनी का बॉलिंग में मोहम्मद शमी के 15 मैच में 14 विकेट है, प्रिंस यादव के 1 मैच में 1 विकेट है, मोहसिन खान के 5 मैच में 6 विकेट हैं, और वहीं पर मयंक यादव ने भी 2 मैच में 3 विकेट ले रखे हैं। लेकिन अवेश खान, इनके आंकड़े बहुत ही कमाल के रहे, मुंबई के खिलाफ 7 मैच में 13 विकेट हैं, तो अगर खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन होंगे। और उसके बाद इस मैदान पर आंकड़े देख लें इन प्लेयर्स के, तो इस मैदान पर भी अवेश खान के 7 मैच में 12 विकेट हैं, और यहीं पर मोहम्मद शमी के 12 मैच में 18 विकेट हैं, यहीं पर मोहसिन खान के भी 4 मैच में 6 विकेट हैं, और प्रिंस यादव के 1 मैच में 1 विकेट है। तो बॉलर्स के लिए जिस तरीके के बॉलर लखनऊ के पास हैं, ये जो पिच है पूरी तरह से आइडियल होने वाली है। और बैटिंग में देखेंगे तो ऋषभ पंत और मार्करम के नंबर्स, और साथ ही साथ यहाँ पर मिचेल मार्श के नंबर्स या इवन बदोनी के भी नंबर्स अगर आप देखेंगे तो जो परफॉर्मर्स हैं इस ग्राउंड के ऊपर वो केवल आपको ऋषभ पंत और साथ ही साथ आयुष बदोनी के रूप में ही दिखाई पड़ेंगे। बाकी लोगों के नंबर्स बहुत ही एवरेज हैं। तो उसमें अगर पहली इनिंग की बैटिंग है तो मैं मिचेल मार्श को प्रेफर नहीं करूंगा, सेकेंड इनिंग की बैटिंग के लिए बेस्ट होंगे। तो ओवरऑल जो अपना कंक्लूजन बन रहा था ना रीसेंट फॉर्म के टाइम पर, कि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स और नीचे जितने भी पेसर्स खेलेंगे इस टीम की तरफ से, लखनऊ की तरफ से, वो बेस्ट रहेंगे, उसमें कोई डाउट है नहीं। लेकिन मिचेल मार्श एक ऐसे ऑप्शन है जिनको आप ड्रॉप करके अगर पहली इनिंग की बैटिंग है लखनऊ की तो बदोनी को भी ट्राई कर सकते हैं या निकोलस पूरन को भी ट्राई कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करेगा। बाकी अपनी फाइनल डिसीजन जो होगी वो भी आपको मैं टेलीग्राम या व्हाट्सएप पर बताऊंगा ही टॉस के बाद। और बाकी प्लेयर बैटल के आंकड़े अगर आप देखें तो मार्करम हो गए, मिचेल मार्श हो गए, ऋषभ पंत हो गए, इस टीम के खिलाफ ना कोई भी टीम शुरुआत में ही ट्राई करती है लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग, जो कि मार्करम को भी और मिचेल मार्श को भी परेशान करते हैं। और बाकी अगर आंकड़े भी देख लें तो मार्करम लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स पर 356 गेंद पर 399 रन मार करके 16 बार आउट हो चुके हैं। हार्दिक पांड्या ने भी इनको 1 बार आउट कर रखा है। बाकी मिचेल मार्श आउट हो चुके हैं, मिचेल सैंटनर पर 2 बार। ओवरऑल लेफ्ट आर्म मीडियम पेस पर भी इनके आंकड़े खराब हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर बात करें ट्रेंट बोल्ट तो उन पर भी 1 बार आउट हुए, लेकिन 47 रन बना करके। बाकी बोल्ट आपको पता ही है बहुत अच्छे बॉलिंग फॉर्म में है नहीं। बाकी ऋषभ पंत की भी बात करें तो सैंटनर पर 2 बार और 7 बार जसप्रीत बुमराह पर बहुत ही ज़्यादा सस्ते में आउट हो चुके हैं। और बाकी आयुष बदोनी और निकोलस पूरन के भी आंकड़े आपके सामने हैं। तो इस टीम के जो एक प्रॉपर वीकनेस है वो बाएं हाथ की तेज गेंदबाजी और लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्पिन बॉलिंग, वो एक प्रॉपर कमजोरियां रही हैं। 2 तरीके की ऐसी बॉलिंग जो सामने की टीम में अगर आ जाए तो वो लखनऊ की बैटिंग को अच्छे खासे तरीके से टैकल कर सकती है। हालांकि अगर आप लाइनअप देखेंगे जो प्रोबेबल हो सकता है आज की इस मैच में इस मुंबई की टीम की तरफ से, जहां पर पिछले वाले मैच में रघु शर्मा को पहली बार मौका मिला एक लेग स्पिन बॉलर के तौर पर और बढ़िया 4 ओवर की बॉलिंग करी, विकेट नहीं मिला। लेकिन बाकी जो बॉलिंग है जिसमें एम गजनफर हैं, बुमराह हैं, क्रिस भगत हैं, बोल्ट हैं, रॉबिन मिंज है, और बाकी बैटिंग ऑर्डर जो है कोई लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलर तो आपको दिखाई पड़ नहीं रहा। लेकिन इनके पास बेंच पर निश्चित तौर पर मिचेल सैंटनर का एक ऑप्शन है जो कि आज के इस मैच अगर खेला तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो सैंटनर अगर खेलेंगे तो वो काफ़ी इफेक्टिव हो सकते हैं लखनऊ के खिलाफ। बाकी बोल्ट तो हैं लेकिन देखना पड़ेगा वो आज की इस मैच में भी खेलते हैं या नहीं। हालांकि इनके पास बेंच पर एक इंडियन प्लेयर मोहम्मद इजहार भी हैं, लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर, उनको चाहे तो ये टीम ट्राई कर सकती है, क्योंकि वैसे भी इस टीम का पूरा सीजन बहुत ही खराब गया है, तो ट्राई तो करना चाहिए इनको। बाकी मिचेल सैंटनर का आपको मैंने बताया ही। अश्विनी कुमार भी हैं जो कि शुरुआती पिछले 3 मैचेस में से 2 बार पिछले मैच में नहीं खेले, तो उसके पहले के 3 मैचेस खेले थे, 6 विकेट ले गए थे। और जो लास्ट मैच इन्होंने खेला था उसमें उतनी अच्छी बॉलिंग हुई नहीं, तो पिछले मैच में इनको बाहर बिठा दिया। बाकी इनके पास जो बॉलिंग पिछले मैच में थी और उन बॉलर्स ने किस किस ओवर में बॉलिंग किया उसका डेटा आप यहाँ पर देख सकते हैं। और उसके अलावा करियर के आंकड़े भी वीडियो को रोक करके आप देख लीजिएगा। और उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपके सामने है रीसेंट फॉर्म, और ये टीम भी आपको मैं बता चुका हूं कि 9 मुकाबले खेल चुके हैं, 2 ही जीती है, पिछले 3 मैचेस लगातार हारी है, टोटल 6 मैचेस हार चुकी है। और परफॉर्मेंसेस लगातार अगर आप देखेंगे तो विल जैक्स पहले मैच में तो आकर के 46 रन बना गए, लेकिन पिछले मैच में फेल हो गए। फिर रियान रिकल्टन की बात करें तो ये काफी तगड़े फॉर्म में दिखाई पड़े हैं, इवन नमन धीर भी काफी अच्छे फॉर्म में दिखाई पड़े। तो इनके जो टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स हैं, भले ही पिछले मैच में उसमें से विल जैक्स नहीं चले, लेकिन तीनों ही रिसेंट टाइम में काफी कमाल के फॉर्म में रहे हैं, ये बात काफी हद तक क्लियर है। बाकी सूर्य कुमार यादव हो गए, तिलक वर्मा हो गए और हार्दिक पांड्या हो गए, इवन रॉबिन मिंज और क्रिस भगत हो गए। इसमें से रॉबिन मिंज और क्रिस भगत को तो आप पूरी तरह से एलिमिनेट ही कर दें तो यहाँ पर तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या जैसे 2 ऑप्शन जो बचते हैं, उसमें तिलक वर्मा का भी रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, हार्दिक पांड्या का भी रिसेंट फॉर्म देख लीजिए, बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट रहे हैं। किसी एक मैच में चल जाते हैं तो अगले 2-3 मैचेस इनके काफी खराब जाते हैं। और बाकी ट्रेंट बोल्ट की भी वही हाल रही है। बुमराह तो पूरे सीजन में बहुत ही बुरे फॉर्म से गुजरे हैं, हालांकि पिछले मैच में फिर भी
भी अच्छी बॉलिंग करते हुए दिखाई पड़े थे और 1 विकेट इन्होंने लिया था। बाकी एम गजनफर ये बढ़िया एक विकेट टेकिंग ऑप्शन के तौर पर दिखाई पड़े हैं इस पूरी मुंबई की टीम की तरफ से, और खास करके तब जब सामने जो लखनऊ की टीम है उसमें ऋषभ पंत हो गए, पूरन हो गए, उन जैसे 2 लेफ्ट हैंडर्स जो हैं टॉप 4 में या टॉप 5 में, उनके खिलाफ ये काफ़ी अच्छे काम आ सकते हैं। बाकी रघु शर्मा ने भी विकेट पिछले मैच में नहीं लिया, लेकिन बढ़िया प्रॉपर लेग स्पिन बॉलिंग करी पूरे 4 ओवर की। हालांकि इनके पास अश्विनी कुमार का भी ऑप्शन है, जैसा मैं आपको बता चुका हूं कि पहले 2 मैच में इन्होंने 6 विकेट लिया था, फिर लास्ट वाले मैच में इनकी पिटाई हो गई और पिछले वाले मुकाबले में इनको खेलने का मौका मिला नहीं। और बाकी भी जो बेंच के प्लेयर्स हैं उसमें रोहित शर्मा, चूंकि जो सेकंड लास्ट मैच खेला था मुंबई ने उसमें हार्दिक पांड्या ने टॉस के टाइम पर कहा था कि 2 मैचेस लगभग वो अभी और नहीं अवेलेबल हो पाएंगे, और वो दोनों मैचेस हो चुके हैं, तो चांसेस काफ़ी अच्छे हैं रोहित शर्मा के खेलने के। और अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो बैटिंग ऑर्डर इनका काफ़ी ऊपर नीचे होगा, क्योंकि रोहित शर्मा तब ओपन करेंगे रेयान रिगल्टन के साथ, और उस कंडीशन में विल जैक्स या नंबर 3 पर आएंगे या नंबर 6 पर आ जाएंगे बैटिंग करने। तो वहां पर देखना पड़ेगा कि कौन बाहर होगा कौन अंदर होगा, वो देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। बाकी रोहित शर्मा अगर खेलेंगे तो निश्चित तौर पर इनका भी फॉर्म आप देख करके 4 मैचेस इस सीजन में खेले थे, 2 में अच्छा खेले थे, 2 में खराब भी खेल गए थे। और इसके बाद आगे बढ़ते हुए यहाँ पर हेड टू हेड के भी आंकड़े देखें, जो कि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स अगर रोहित शर्मा नहीं आते हैं तो वो प्लस जसप्रीत बुमराह और एएम गजनफर ही 5 ऐसे ऑप्शन दिखाई पड़े हमें पिछले मैच के बेसिस पर, जो कि बेस्ट है फिलहाल मुंबई की तरफ से। हालांकि हार्दिक पांड्या का भी ऑप्शन है, सूर्य कुमार यादव भी हैं, तिलक वर्मा भी हैं, उनमें से कौन बेहतर हो सकता है आंकड़ों के हिसाब से अगर आप लखनऊ के खिलाफ इनके देखें तो विल जैक्स के लखनऊ के खिलाफ 2 मैचों केवल 34 रन, लेकिन 2 विकेटें भी हैं। लेकिन उसमें एक और बात भी आ जाती है कि बॉलिंग इनसे कराया नहीं गया इस सीजन में। रेयान रिगल्टा ने 2 मैच में 68 रन है, नमन धीर के 3 मैच 133 रन है, और वहीं पर सूर्य कुमार यादव और तिलक वर्मा के आंकड़े काफी एवरेज दिखाई पड़ते हैं। हार्दिक पांड्या के नंबर्स काफी एवरेज हैं। बॉलिंग में बोल्ट के साथ में जब 12 विकेटें हैं, और वो ऑब्वियस है चूंकि सामने की टीम लेफ्ट आर्म मीडियम पेस उतना अच्छा खेलती नहीं। बाकी बुमराह के 4 मैच 5 विकेटें हैं, और बाकी प्लेयरों में केवल शार्दुल ठाकुर के नंबर्स आपको नोटेबल दिखाई पड़ेंगे, जिसके दम पर अगर ये खेलते हैं प्लेइंग 11 में तो आप ट्राई कर सकते हैं इनको। और बाकी वेन्यू के नंबर्स देखें तो अपने इस होम ग्राउंड पर ये जो मुंबई के प्लेयर्स हैं उसमें खास करके नमन धीर के आंकड़े थोड़े से खराब जरूर हैं, और उसमें कुछ हद तक तिलक वर्मा के भी आंकड़े, और हालांकि हार्दिक पांड्या के आंकड़े भी बहुत एवरेज दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जो ओरिजिनल वही मुंबई के प्लेयर हैं सूर्य कुमार यादव, उनके आंकड़े यहाँ पर कमाल के हैं। इवन रेयान रिगल्टन ने यहाँ पर काफी बढ़िया बैटिंग करी है, 51 के एवरेज से रन बनाया है, और बाकी बुमराह की यहीं पर 55 मैच में 65 विकेटें हैं। बोल्ट के आंकड़े यहाँ पर काफी ठीक हैं, गजनफर के 4 मैच में 6 विकेटें हैं, अश्विनी कुमार के 5 मैच में 9 विकेटें हैं। तो ओवरऑल अपना जो कंक्लूजन मुंबई को लेकर के अभी बन पा रहा है वो यही है कि टॉप ऑर्डर के तीनों बैटर्स, जिसमें से नमन धीर की जहां पर आप यहां पर सूर्य कुमार यादव को भी ट्राई कर सकते हैं बिना किसी डाउट के, और उसके अलावा जसप्रीत बुमराह ये काफी सेफ रहेंगे। बाकी आज के इस मैच में किस इनिंग की बॉलिंग होगी, अगर सेकंड इनिंग की बॉलिंग है तो गजनफर को आप ट्राई करिएगा, वरना पहली इनिंग की बॉलिंग है तो आप लेकर के जाइएगा ट्रेंट बोल्ट को, और अगर अश्विनी कुमार प्लेइंग 11 में खेल रहे हैं तो बोल्ट की जहां पर आप लेकर के चले जाइएगा अश्विनी कुमार को। और बाकी एक और ऑप्शन हार्दिक पांड्या का है, अगर आप वो रिस्क ले सकते हैं तो लीजिए और इनके साथ जाइए, तब किसी एक लखनऊ के प्लेयर को कम करना पड़ेगा, और वो आप निश्चित तौर पर कर सकते हैं। मेरे हिसाब से लखनऊ के किसी भी बैटर की जगह पर ये ज़्यादा सेफ ऑप्शन होंगे, ये चीज़ आप ट्राई कर सकते हैं। और बाकी प्लेयर्स जो आपको मैंने बताया एक्स्ट्रा जो ट्रम्प हैं उनको आप रोटेट कर सकते हैं। बाकी मुंबई के बैटर्स का प्लेयर बैटल भी देखें तो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग इनको भी परेशान करती है, जिसमें जॉर्ज लिंडे के नाम आपको बार बार दिखाई पड़ेगा, विल जैक्स के सामने, क्विंटन डिकॉक के सामने, नोरकिया भी है, हालांकि नोरकिया को मौका मिल नहीं पा रहा। बाकी तिलक वर्मा लेफ्ट आर्म मीडियम पेस और एनिक नोरकिया पर सस्ते में विकेट दे चुके हैं, और वहीं पर रदरफोर्ड, सूर्य कुमार यादव और हार्दिक पांड्या के भी प्लेयर बैटल के आंकड़े आप देख सकते हैं, जो एक प्रॉपर मीडियम पेस होगी, चाहे वो लेफ्ट आर्म मीडियम पेस हो चाहे वो राइट आर्म मीडियम पेस हो, वो अगर स्विंग करा ले गेंद को तो वहां पर तो परेशान हो कोई किसी भी बैटिंग यूनिट को कर सकते हैं। बाकी लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग भी इसके खिलाफ, इस टीम के खिलाफ काम आती है। तो ओवरऑल जो कंक्लूजन बन रहा है यहाँ तक पूरे वीडियो को देखने के बाद, जैसा फॉर्म दोनों टीमों का लगा हुआ है उसमें अभी भी लखनऊ की टीम मुझे थोड़ी सी बेटर दिखाई पड़ रही है उनकी बॉलिंग अटैक की वजह से, क्योंकि वो टीम की बॉलिंग है भी बहुत ही शानदार और फॉर्म में भी है। बस उसी दम पर लखनऊ की टीम थोड़ा सी फेवरेट हो जा रही है आज के इस मैच में, लेकिन फिर भी पिच का भी एक रोल होगा, टॉस का भी रोल होगा। वो अपडेट जब हमको मिल जाएगा टॉस के बाद तो वो आपको मैं बता दूंगा कैसी पिच है, कौन सी पिच है, और प्लस कौन सी टीम पहले बैटिंग बॉलिंग कर रही है, और उसके बेसिस पर कौन सी मेरी फाइनल टीम बनेगी, वो सब कुछ आपको मैं टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर बताऊंगा। तो जाकर के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में जो लिंक है क्लिक करके टेलीग्राम और व्हाट्सएप दोनों को ज्वाइन कर लीजिए, और वीडियो शुरू से अंत तक पूरा देख लीजिएगा। फिलहाल इसको यहीं पर करेंगे खत्म, चलते हैं, नमस्कार।